Hi, namaste. Nice seeing you too. Uh, uh, सुरेश, हेलो जी। कैसे हैं आप? बहुत दिन से। विनय जी, नमस्कार। यार, एक्चुअली मुझे लगता है मैंने शुरू करना चाहिए अभी। प्रणाम पायल। मेरे ख्याल में शुरू कर ही देती हूँ अभी। खैर, शुरुआत में नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरा नाम रोहिणी हट्टंगड़ी है और कोकोनट थिएटर के इस चाय बाय और रंगमंच इस लाइव सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक्चुअली मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है, ये मेरे बाल कोकोनट थिएटर ने ये मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि आप सब लोगों के साथ मैं मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूं। शायद वो आपकी ज़िंदगी में भी आए होंगे, मेरी ज़िंदगी में भी आए हैं। सो शायद आपको नई बात नहीं लगे, लेकिन फिर भी मैं कुछ बात करना चाहूँगी। ऐसे तो ऐसे वन वे ट्रैफिक जैसा बात करने में बहुत तकलीफ़ होती है। काफ़ी लोगों ने ये बात कही होगी आपको, तो मैं भी यही बात कर रही हूँ। लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेशन तो हो ही जाता है। मैं भी एक्सपेरिमेंटल थिएटर से ही हूँ, तो ये मेरी ज़िंदगी का शायद पहला ही है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के लिए मैं बहुत ज़्यादा आई एम नॉट यूज टू दिस टेक्नोलॉजी। और लेकिन फिर भी खैर, मैं मेरी थोड़ी सी बैकग्राउंड में बता दूँ। मैं हूँ पूना से। पूना में पली बड़ी, पूना में ही मेरी थोड़ी सी ये इस जर्नी की शुरुआत हुई, क्योंकि मेरे फादर अनंत ओक, वो मेरे पहले डायरेक्टर रह चुके हैं। उनके साथ मैंने थोड़ा सा काम किया है। हालांकि मेरी शुरुआत बाल रंगभूमि से हुई है, चिल्ड्रंस प्ले से हुई है। लेकिन उससे भी पहले जाऊं तो मेरी माँ ने मुझे बहुत ही उसके शौक़ के लिए हो, लेकिन मुझे डांस के क्लास में डाला था। तो शुरुआत के कहीं कुछ साल मैंने डांस किया और फिर बाद में नाटक में गई। लेकिन नाटक का चस्का तो शुरू से ही लगा। एंड देन आई ग्रेजुएटेड इन केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, और फिर गई मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। लेकिन जब मैंने मेरे फादर के साथ काम किया था, तो मेरा पहला ही नाटक था। और पहले नाटक में मुझे पहला मेरी ज़िंदगी का क्या कहते हैं उसको, पहला लेसन मिला। कि हुआ यूँ कि मेरी लास्ट में थर्ड एक्ट में जो एग्ज़िट है, वो मेरे फादर के साथ, सुंदर में होना नाम का प्ले था वो। और फादर से मैं झगड़ा करती हूँ और रोते रोते मैं एग्ज़िट लेती हूँ। और एग्ज़िट लेने के बाद मैं रोती रही। तो विंग में मेरे फादर थे, उन्होंने ही डायरेक्ट किया था वो प्ले। तो उन्होंने पास में लिया और थोड़ा सा ठीक है बोला, कुछ ज़्यादा बोले नहीं बाद में। लेकिन उन्होंने कहा कि रोहिणी, हमेशा अपनी कैरेक्टर स्टेज पे ही रखो, वो अंदर विंग में मत लाना। तो मेरे ख्याल में वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था और पहला लेसन था। उसके बाद मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गई। वहाँ पे 3 साल मैंने ट्रेनिंग ली। शुरू में बहुत कभी कभी दिक्कत होती थी, तो हम जाया करते थे अलका जी साहब के पास। और अलका जी साहब का इतना नॉट एज अ टीचर बट एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ टीचर, एज अ मेंटर, इतना असर रहा है हम पे। तो उन्होंने जो कुछ भी सिखाया,
उसमें से कुछ थोड़ा एक्सपीरियंस मैं आपको बताना चाहती हूँ। हालांकि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हमारे काफ़ी सारे प्लेस हुआ करते थे, क्लासरूम प्रोडक्शंस हुआ करते थे, पूरी हमारे स्कूल के प्लेस हुआ करते थे, बड़े बड़े प्लेस हुआ करते थे। और फर्स्ट ईयर में ही मुझे एक बार स्कूल प्रोडक्शन में मेन रोल मिला था। हम डबल कास्टिंग होती थी, तो मैं और सुहास जोशी हम दोनों डबल कास्ट हुए थे। वेनुरति का रोल था लक्ष्मी नारायण लाल के सूर्यमुख में। और हुआ यूं कि मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। एक तो पहला ही एक्सपीरियंस, फर्स्ट ईयर, आई वॉज सो कन्फ्यूज्ड कि आखिर में मैं गई अलकाई साहब के पास और मैंने कहा मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, कुछ समझ नहीं रहा है, कैसे आई शुड गो अबाउट इट। तो उन्होंने मुझे पास में बिठाया और कहा कि मैं जैसे जैसे कहता हूँ अपनी स्क्रिप्ट पे मार्क कर लो। इसलिए मैंने अपनी पेंसिल निकाली और स्क्रिप्ट पे मार्क करने लगी। हुआ यूँ कि मेरी पेंसिल थी थोड़ी सी ब्लंट और वो ठीक तरह से लिख नहीं रही थी। तो धीरे से अलकाई साहब ने कहा मुझे कि रोहिणी, योर माइंड इज़ एज ब्लंट एज योर पेंसिल, शार्पन इट। तो ये दूसरा लेसन था मेरे लिए कि भाई आप एक्टर हो तो आपका माइंड शार्प होना चाहिए। बाद में हमने स्टैनिस्लावस्की में पढ़ा है आपको क्या क्या कैसी कैसी ज़रूरतें होती हैं, ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है, इतना इमेजिनेशन की ज़रूरत होती है, इतने सारे चैप्टर्स हैं उसमें कि अपना सॉलिट्यूड होता है। लेकिन वो जो संवेदना होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और धीरे 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 वो मेरी समझ में आने लगा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का और एक एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा जो टॉपिक है वो कैरेक्टर की वजह से मुझे क्या मिला है और मैं कैरेक्टर को क्या दे सकती हूँ, और ज़िंदगी कैसे मैं एक्सपीरियंस कर सकती हूँ और लोगों के बारे में मैं कैसे सोच सकती हूँ। हाउ कैन आई अंडरस्टैंड द ह्यूमन बीइंग थ्रू माय कैरेक्टर्स। तो हुआ यूँ, दूसरा एग्जाम्पल, हम पुराना किला में शोज कर रहे थे और पुराना किला में हमने 2-3 नाटक खेले हैं। एक तो सुल्तान रज़िया, तुगलक और अंधा युग। हमने ये 3 नाटक पुराना किला के मॉन्यूमेंट्स पे हमने इसके शोज किए थे। और उस शोज में नेचुरली हम जाते थे और वहाँ पे रिहर्सल्स करते थे, तो वो जगह वो बहुत बहुत असर करती थी। और अलकाई साहब ने पूरा एक मेन स्टेज बनाया था, मॉन्यूमेंट्स का आधार लेके स्टेज बनाया था, काफ़ी सारी स्टेप्स थी और उस पे हमारा नाटक होता था। हर सीन के लिए अलग अलग लोकेशंस होते थे। जैसे आर्च के ऊपर कुछ घट रहा है, आर्च के नीचे कुछ घट रहा है, स्टेप्स पे कुछ घट रहा है। तो मुझे सुल्तान रज़िया प्ले करते वक्त मुझे दौड़ दौड़ के ऊपर, ऐसे बुर्ज होते थे ना, तो बुर्ज के ऊपर जाके मुझे लोगों को अपील करनी पड़ती थी कि दिल्ली शहर के बाशिंदों, ऐसे करके मेरी शुरुआत थी और काफ़ी बड़ा स्पीच था। तो हुआ यूँ कि मैं दौड़ दौड़ के ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद मैंने अपनी स्पीच स्टार्ट कर दी और दिन में हमारी रिहर्सल्स हुआ करती थी। तो मैंने सामने देखा, दूर तक जहाँ तक नज़र जाए तब वहाँ तक मुझे ज़मीन और हरियाली दिखाई दे रही थी, दूर की इमारतें दिखाई दे रही थी। और सडनली मुझे ऐसे लगा कि ये सारे यहाँ पे इतने सारे लोग जमा हुए हैं, इतने सारे लोग हैं, यानी जैसे शिवाजी पार्क पे बहुत सारे लोग होते हैं, वही मेरी नज़र के सामने आया। और इट वाज लाइक इलेक्ट्रीफाइंग फॉर मी कि मैं इतने लोगों के सामने मैं बात कर रही हूँ। तो वो जो संवेदना है वो। दूसरी बात ये हुई कि बीच बीच में हमको थोड़ी सी मोहलत मिलती थी तो हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते थे। तो एक्सप्लोर करते करते मैं एक जगह पे
बैक स्टेज में ही एक जगह पे गई और सडनली मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जो मैं यहाँ से गुज़र रही हूँ, इस स्टोन वॉल को मैं स्पर्श कर रही हूँ, कहीं कुछ सेंचुरीज पहले किसी एक आदमी ने भी इसको टच किया होगा, या ये दीवार जिन्होंने बनाई इसका टच और मेरा टच अभी एक साथ है। वो एक्सपीरियंस ही कुछ अलग होता है और वो मैंने तब महसूस किया। तो एक जो अलका साहब कह रहे थे कि आपकी संवेदना नुकीली होनी चाहिए, वो इस तरह से मेरे ख्याल में नुकीली होनी चाहिए, ऐसा मैं समझती हूँ। और एक बात छोटी सी, उसी वक्त यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ही मुझे एक छोटा सा एक्सपीरियंस यानी ऐसी ही थोड़ी सी कहीं अंदर से प्रेरणा जैसे मिलती है या अंदर से कुछ होता है, ऐसा मुझे हुआ था। दांतोन्स डेथ नाम का एक प्ले था जिसमें मैं लुसिल का रोल कर रही थी। कामिल नाम के रॉबस्पियर के साथ में कामिल होता था, उसको गिलोटीन की सज़ा होती है, उसका सर गिलोटीन से काट देते हैं और उसके बाद ये लुसिल थोड़ी सी पागल सी ऐसे हुई, वो ढूंढती आती है वहाँ पे और गिलोटीन के स्टेप्स चढ़ के गिलोटीन पे बैठती है और गाना गाती है कि एज इफ शी हैज सैट ऑन द स्विंग, और गिलोटीन को स्विंग समझ के वो गाती है। तो जो मैं स्टेप्स चढ़ रही थी तो ऐसे हुआ कि ओ माय गॉड, यहाँ से कामिल चढ़ के गया होगा और उसी स्टेप्स पे मैं चढ़ रही हूँ, उसके ही पदचिन्ह पे मैं चढ़ रही हूँ। तो मेरे ख्याल में वो एक सेकंड सा होता है, हमेशा होता है ऐसा नहीं, लेकिन एक सेकंड सा होता है जो आपको बहुत कुछ कह जाता है, आपको कुछ दे जाता है। मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें तब हुई थी जब मैं स्टूडेंट थी, लेकिन थोड़ा मैं समझ पा रही थी, थोड़ा सा ढूंढ रही थी। और उसके बाद जब अब बात आती है कैरेक्टर को समझने की, हालांकि मैं खुद वो कैरेक्टर जो कर रही हूँ वो मैं नहीं हूँ, ये कैरेक्टर कहीं दूसरी है, वो दूसरे तरीके से विचार करती है और वो विचार जो है वो मैं नहीं कर रही हूँ, वो कैरेक्टर कर रही है। तो मुझे ऐसे लगता है कि वो कैरेक्टर को समझने के लिए मुझे उसके तरीके से सोचना पड़ता है और वो समझने के लिए मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ वाई का। क्यों किया उसने ऐसा, क्यों किया, क्यों ऐसा कहा, क्यों वो ऐसे बिहेव कर रही है। कोई भी कैरेक्टर हो, क्यों पूछना कैरेक्टर को बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल में वो अगर आपने पूछा तो आपको बहुत सारे सवाल के जवाब मिल जाते हैं कैरेक्टर करने के लिए या कैरेक्टर के बारे में सोचने के लिए। इसलिए मुझे रंगमंच इसलिए बहुत अच्छा लगता है कि ये जो सवाल हैं उसके जवाब हमेशा अलग अलग हो सकते हैं। जो हम कहते हैं कि 50 साल पुराना कोई प्ले है, उसके लिए आप आज सोच रहे हो और आपको जवाब कुछ और मिल रहे हैं। मेरे ख्याल में यही रंगमंच की ब्यूटी है कि आपको हर वक्त हर ज़माने में अलग अलग जवाब मिलते हैं और अलग अलग तरीके से आप उस कैरेक्टर को समझ पाते हैं। और जो कैरेक्टर्स मैं कर रही हूँ उससे अंडरस्टैंडिंग मेरी भी बढ़ती है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि कोई भी आदमी शुरू से ऐसा नहीं होता है, परिस्थितियाँ उसको बना देती हैं और वो क्या परिस्थिति है वो समझना बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। इसलिए
ये एक्सपीरियंसेस छोटे छोटे जो आते हैं वो वो अम, वो मैं लेती रहती हूँ। बाद में जब एनएसडी से बाहर निकले, खैर रंगमंच तो करते ही रहे हैं, उसके बाद मैंने कुछ 82 में मैंने एक प्ले किया, मित्राची गोष्ट। अब मित्राची गोष्ट में विजय तेंदुलकर का प्ले, विनय आपटे आज जिसकी जयंती है एक्चुअली, विनय, ही वॉज अ वेरी गुड डायरेक्टर, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो वो ये डायरेक्ट कर रहा था प्ले। और उस ज़माने में वो पार्ला में रिहर्सल्स चलती थी। मैं वडाला में रहती थी और दादर से मैं पार्ला ट्रेन में जाती थी। अब ये जो कैरेक्टर थी, लेस्बियन कैरेक्टर है मित्रा की, और ये जो कैरेक्टर है वो खुद को ढूंढ रही है, खुद भी परेशान है और वो कन्फाइड करना चाहती है किसी में। ऐसी कैरेक्टर है तो उसमें उसको सामाजिक विरोध भी होता है, और कुछ लोग उसको यानी ऐसा कहते हैं कि आप लोगों को उल्टा टांग के चापका से फटके मार ले पाहिजे। एनी सो ऐसी दुविधा में है वो, और कैरेक्टर समझने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी। साइंस स्टूडेंट थी तो थोड़ा सा पढ़ा भी मैंने कि इम्पोज भी होता है, वो जन्मजात भी होता है, लेकिन क्या होता है ये समझना बहुत ज़रूरी था। तो मैं ट्रेन में जाया करती थी, ट्रेन में 8:30 बजे ट्रेन में बैठ जाती थी, 15 मिनट में मेरा स्टेशन आता था और 5 मिनट चल के मैं रिहर्सल पे 9 बजे पहुंच जाती थी। और उस वक्त मैं 82 की बात कर रही हूँ, 81-82 की। तो 8 बजे के बाद थोड़ी सी कम भीड़ हुआ करती थी, तो मैं दरवाजे में मैं खड़ी रह के ट्रैवल बहुत पसंद करती हूँ, वैसा करती थी मैं। कभी अंदर जाके मैंने बैठ नहीं गई मैं कभी, तो दरवाजे में ही खड़ी थी मैं। और एक स्टेशन पे, 2-3 स्टेशन है बीच में, दादर जैसे छोड़ा तो एक स्टेशन के बाद एक तृतीय पंथीय हिजड़ा वो चढ़ गया ट्रेन में मेरे सामने, मेरे ही दरवाजे में सामने, और आके सामने खड़ा रह गया। और मैंने उसको देखा, उसने मुझे देखा, इट्स ओके, आई मीन वो चढ़ा है, उनको मोहलत होती है। लेकिन जब दूसरे स्टेशन पे जब ये गाड़ी रुकी तो चढ़ने वाली औरतें उसको जिस तरह से देख रही थी, वो नज़र मुझे बहुत विचित्र नज़र से उसको देख रहे थे लोग। जो भी 5-6 औरतें चढ़ी हैं, वो नज़र मुझे बहुत खल गई। और तब क्यों खली, मैंने इससे पहले भी देखा था लोगों को उनकी तरफ देखते हुए, लेकिन आज ही क्यों मुझे खली, क्योंकि मैं लेस्बियन कैरेक्टर कर रही थी। और कहीं पे थोड़ा सा मुझे ऐसे हुआ कि ओ माय गुडनेस, आई मीन दिस इज द काइंड ऑफ एटीट्यूड पीपल हैव towards lesbians and homosexuals। तो थोड़ा सा ऐसे रोंगटे खड़े हो गए मेरे। उसके बाद वो औरतें अंदर चली गई, उतरने वाली उतर गई, गाड़ी आगे बढ़ी, मैं उसकी ओर देख रही थी और उसने मेरी ओर देखा और एक छोटी सी स्माइल उसके चेहरे पे आ गई। शायद मैंने नज़रें हटा ली होगी, मुझे पता नहीं, लेकिन वो उसकी नज़र और उसका स्माइल अभी भी मेरे सामने है। तो मेरे ख्याल में
ये एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं आपकी कैरेक्टर को समझने के लिए। सिर्फ समझना एक बात है और ऐसे कुछ संवेदनाशील होना दूसरी बात है। मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है एक्टर के लिए कि सब तरीके से उसको वो कैरेक्टर दिखनी चाहिए, पूरी तरीके से वो कैरेक्टर आपको दिखनी चाहिए, तभी आप उसके अंदर जा सकते हैं। लेकिन ये शायद सिर्फ अपने लिए होगा, क्योंकि ऐसे भी होता है स्क्रिप्ट में, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है कि जो स्क्रिप्ट में नहीं आती हैं, लेकिन खुद को प्रगल्भ बनाने के लिए शायद ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये एक्सपीरियंस करें। शायद काफ़ी लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा, काफ़ी लोगों ने ये बातें एक्सपीरियंस भी की होगी, कही भी होगी लोगों को, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात और एक मैं बताना चाहती हूँ कि ये नाटक का जो हमेशा मुझे पूछा जाता है कि गांधी के बाद आप में क्या बदलाव आया, लेकिन मैं ये कहती हूँ हमेशा कि हर कैरेक्टर के बाद, हर कैरेक्टर से मैं कुछ ना कुछ सीख पाई हूँ, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, ह्यूमैनिटी के बारे में, हर कैरेक्टर से। अब चाहे वो खलनायक भी हो, खलनायिका भी हो, नेगेटिव कैरेक्टर हो, पॉजिटिव हो, लेकिन वो सीखना ज़रूरी है, वो क्योंकि वो मैं नहीं हूँ और मुझे उस कैरेक्टर के तरीके से सोचना है। इसलिए शायद मैं सोचती हूँ कि कैरेक्टर मुझे बहुत कुछ दे जाती है। वैसे मैं जिस माइंडसेट में हूँ, मैं उस कैरेक्टर का जो इंटरप्रिटेशन करती हूँ वो मेरे ऊपर है। शायद वो जैसे अपराजिता मैंने किया था, अपराजिता तृप्ति दी ने भी किया था, लेकिन उस वक्त मेरा पहला अपराजिता का जो शो था वो कलकत्ता में ही हुआ था, और कलकत्ता में जब हम गए थे तो मराठी में ही हुआ था, और नीतीश सेन जी जो लेखक हैं वो आए थे देखने के लिए, और काफ़ी टेंशन थी मुझे क्योंकि अपराजिता वन वुमन प्ले है, वन कैरेक्टर प्ले है, यू कैन से। और तृप्ति दी ने 70s में वो किया था और मैंने 96 में उसका पहला शो किया था। तो तब नीतीश सेन जब आए तो उन्होंने देखा प्ले, अंदर आए और उन्होंने कहा कि तुम्हारा और तृप्ति का इंटरप्रिटेशन बहुत अलग अलग है। तृप्ति थोड़ी सी क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल थोड़ी सी लगती थी और तुम बहुत कॉमन लग रही हो। लेकिन दोनों ने अच्छा किया, लेकिन इंटरप्रिटेशन में शायद वो हो। तो यही मेरे ख्याल में थिएटर की या यही किसी भी प्ले की खूबी है, ये दैट बिकम्स अ यूनिवर्सल प्ले कि 30 साल के बाद, 35 साल के बाद भी वो प्ले वो बना रहता है और वो सिचुएशंस बनी रहती है। हालांकि यहाँ वहाँ रेफरेंसेस चेंज हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उसके इंटरप्रिटेशन अलग अलग होते हैं, और इसीलिए शायद हैमलेट अभी तक चल रहा है, मैकबेथ अभी तक चल रहा है। तो मुझे लगता है मैंने काफ़ी सारी बातें की हैं। तो ये कैरेक्टर्स मुझ में जो बदलाव लाती हैं वो मेरे ख्याल में मुझे बहुत क्या कहते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि ये आई एम ग्रोइंग एज अ ह्यूमन बीइंग, और मुझे वो अच्छा लगता है। खैर अभी 6:30 तो बज ही गए हैं, अभी काफ़ी मैंने बातें की है। जैसा मैंने पहले कहा कि बहुत सारी बातें ऐसी छूट जाती हैं कभी कभी
याद भी नहीं रहता है, क्योंकि लेक्चर देने की आदत नहीं है ना, एक्ट्रेस हूँ। प्रोफेसर पढ़ाया कहीं नहीं है, शायद क्वेश्चन आंसर ही ज़्यादा किए हैं। तो आपको अगर किसी को भी कुछ भी पूछना है, नाउ आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। शायद आपने पूछा तो शायद मैं और भी बोल पाऊंगी, ऐसे लग रहा है मुझे। सो इफ़ यू कैन जस्ट लेट मी नो। यस, आई एम हरविंदर जी, बबली जी, आप कितने लकी हैं, आपने अलकाज़ आपके साथ काम किया, आप बहुत उम्दा हैं। सो लर्न फ्रॉम यू, थैंक यू सो मच। यस, अलकाज़ी साहब तो अलकाज़ी साहब है भैया। एक्टर्स हु प्लेड who's afraid performance as actors could not shed their characters thus। या ये बहुत ज़रूरी है, एलिनिएशन बहुत ज़रूरी है। तुषार जी, आपने बहुत अच्छा वो पॉइंट उठाया है कि एक तो पॉल म्यूनी जैसे एक्टर्स हैं जिन्होंने पाँच छः ही रोल्स किए होंगे, लेकिन वो अपनी कैरेक्टर जी लेते थे, ऐसा हम कहते हैं। या तो और एक एग्जाम्पल है तुकाराम, विष्णुपंत पागनेस, जिन्होंने तुकाराम की कैरेक्टर की है संत तुकाराम में, प्रभात के। उन्होंने वो एक्टर होने के बावजूद वो इतने उस कैरेक्टर में अंदर घुस गए थे कि बाद में वो एक्टिंग कर ही नहीं पाए। ही टुक टू द आई थिंक वो उसमें ही भक्ति मार्ग पे ही चले गए थे। तो मेरे ख्याल में साइकोलॉजिकली इट इज़ वेरी वेरी important to get out of the character immediately after you come out of that 40x40 space of theatre। अलर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके सामने जो ऑडियंस होता है वो अलग होता है। आपके सामने वाला ऑडियंस कैसे रिएक्ट कर रहा है उसके ऊपर भी आपका परफॉर्मेंस डिपेंड होता है। और मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है, एलिनिएशन जो हम कहते हैं कि अपनी कैरेक्टर से दूर जाके ये ठीक हो रहा है मुझसे, नहीं हो रहा है मुझसे, ये जानना, एट द स्पर ऑफ मोमेंट जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे ख्याल में ये होना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को कैरेक्टर आपके जहन में होनी चाहिए, वो आपके साथ हमेशा नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी जहन में हो तो शायद आपको, जैसे मैंने कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस बताए हैं कि वो कहीं ना कहीं आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और कुछ एक पुस्तक लिहावे असं खूप लोक सांगतायत, जयंतजी मला बघूयात कसं जमेल। टेल अस अबाउट बा गुजराती। ओ गॉड, असल में गुजराती प्ले करने में बहुत मज़ा आता है। मैंने आज तक काफ़ी सारे प्लेस किए हैं, 10-12 प्लेस किए हैं। राइट फ्रॉम 82 आई हैव बीन डूइंग गुजराती प्लेस। बीच में एक 12 साल थोड़ा सा रुक गई थी, गुजराती प्लेस नहीं किए थे, लेकिन अभी बात अने हूँ क्या रखूँ, फिर मम्मी मारी माइंड ब्लोइंग, और अभी नौकरानी नाम का एक प्ले मेरा चल रहा था जो लॉकडाउन की वजह से बंद हुआ है। लेकिन मुझे ये अलग अलग भाषाओं में काम करना बहुत अच्छा लगता है। मैंने सारी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में, हालांकि वो फिल्म्स में काम किया है मैंने, प्लेस में तो नहीं किया है काम, लेकिन वो अलग अलग भाषाएं में काम करना अच्छा लगता है। लेकिन गुजराती में शुरू में क्या होता था मेरा पहला प्ले मुझे याद है, मैं बहुत रुक रुक के बात करती थी, क्योंकि होता था ये कि मैं गुजराती
गुजराती में सेंटेंस शुरू कर दी थी और एंड अप में हिंदी में करती थी, ऐसा कुछ होता था। वो हिंदी, मराठी और गुजराती इतनी नज़दीकी लैंग्वेजेस हैं कि छः के बदले में है भी बोल देती थी कभी कभी। और गुजराती समझ नहीं पाती थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि अरविंद ठक्कर ने मुझे चैलेंज किया था उन्होंने मेरा एक मराठी प्ले डायरेक्ट किया था, तो उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा गुजराती थिएटर में। और सच्ची उन्होंने सर्पनाद नाम का मेरा वो प्ले, पहला प्ले था 83 में हुआ था। तो उसमें मैं गुजराती मैं पढ़ सकती थी, बोल नहीं सकती थी, क्योंकि वो अलग ही थोड़ा सा एक मज़ेदार किस्सा है किस तरह से मैंने गुजराती पढ़ना सीखा। एनीवे, सो तो ऐसे होता था शुरू में। अगर मैंने यानी हूँ और मैं, ये इसका ट्रांसलेशन मी ही होता है या मैं ही होता है, लेकिन हूँ कब यूज़ करना है और मैं कब यूज़ करना है ये मुझे पता नहीं चलता था शुरू में। तो शुरुआत अगर मैंने सही शब्द से की तो मैं पूरा सेंटेंस एकदम फटाफट बोल देती थी, लेकिन अगर वो शुरुआत कहीं दूसरे शब्द से हुई तो मेरी तो हालत बुरी होती थी, क्योंकि मुझे व्याकरण नहीं आता था उस वक्त। तो नियरली 12 साल के बाद जब मैंने किया तो एक थोड़ा सा ऐसे फतवा निकला था कि नहीं, रवींद्र जी के साथ सिर्फ गुजराती में बात करनी है। तो हम धीरे धीरे व्याकरण भी समझने लगी। थोड़ा मैं बोल भी लेती हूँ, लेकिन बहुत कॉन्वर्सेशनल बोल लेती हूँ। अभी भी मुझे मेरे जो को एक्टर्स हैं वो अभी भी मुझे थोड़ा सा ठीक ठाक कर लेते हैं कि, और मैं बहुत ज़्यादा उसके बारे में वो नहीं करती कि हाँ ठीक है, अगर मैंने गलत बोला है तो मैंने गलत बोला है, मुझे ठीक करना है, मुझे करेक्ट कर लो, ऐसा मैं हमेशा कहती हूँ उनको। तो वो करेक्ट कर लेते हैं। खैर, बात नहीं क्या रखूँ, और एक मराठी प्ले का ही वो एडेप्टेशन था, लेकिन एडेप्टेशन ही मैं कहूँगी क्योंकि उसमें एक कैरेक्टर और भी ऐड कर दी थी विपुल मेहता हमारे डायरेक्टर ने। और बहुत अच्छा प्ले था, बहुत अच्छा विचार था उसमें कि आप जो बूढ़े हो रहे हो तो बूढ़े होना बहुत बड़ी चीज़ है। ये सिर्फ गिरता हुआ पत्ता नहीं है बुढ़ापा, ये यानी घड़पन जिसे बोलते हैं गुजराती में। तो एक कमाई हुई चीज़ है और उसको आपने अच्छे तरीके से लेना चाहिए। ये बात उसमें कही थी। मेघना, हाय मेघना कोठारी जयदेव जी के बारे में अब क्या बताऊं। जयदेव जी वॉज माई फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसोफर। उनकी वजह से ये 3 लोग जो हैं मेरी ज़िंदगी में, मेरे फादर, माय हस्बैंड एंड माय गुरु इब्राहिम अलकाजी, इनकी वजह से मैं आज अभी यहाँ हूँ, यहाँ पे आपके साथ बात कर रही हूँ, इतने ये एक्सपीरियंस कर रही हूँ। एक्टिंग जो प्रोफेशन है मेरा, वो मैं पूरी तरीके से, पूरे दिल से मैं थिएटर कर पा रही हूँ, वो इन 3 लोगों की वजह से। How much you think actors actual nature gets reflected in the way he or she performs a role? Yeah, पायल, या आपका जो नेचर है वो डेफिनेटली आता है थोड़ा सा कैरेक्टर के अंदर। तभी तो वही तो मैंने बात कही अपराजिता वाली, कि अपराजिता का जो तृप्ति दी करती थी और मैं जो कर रही हूँ, मैं जो करती थी, वो एकदम अलग अलग दो किस्म के में भी इंटरप्रिटेशन, पर्सनालिटीज़ आप बोलो वो हैं। मेरे इसमें ज़्यादातर मिडिल क्लास
लड़की का, क्योंकि उसमें जो मेंशन है कि वो 10वीं भी पास नहीं हुई है, बीच में ही वो छोड़ दिया था, या उसको गाने की शौकीन थी तो गाना भी नहीं सीख पाई वो, इसलिए शायद वो ठीक तरह से सरवाइव नहीं कर पा रही है, और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं लोग, और वो लगती है वो मिडिल क्लास वाली लगती होगी शायद। तो वो पर्सनालिटी डेफिनेटली इट रिफ्लेक्ट्स इन योर कैरेक्टर। इसीलिए तो जो एक ही रोल इतने लोग करते हैं, तो इतने अलग अलग किस्म के आपको कैरेक्टर्स दिखने के लिए मिलते हैं। जैसे मराठी में नटा सम्राट तो 5-6 लोगों ने किया है डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर लागू ने किया है, सतीश दुभाषी ने किया है, फिर दत्ता भट्ट नाम के बहुत अच्छे एक्टर थे, उन्होंने किया है, फिर अभी नाना साहब ने भी किया था। तो अलग अलग आपको वो कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलती हैं। वेल, two sides of same coin, empathy, yes, तुषार जी। Sagar Kadam, ma'am, any musical play which made you mesmerized after watching that play? म्यूजिकल मैं कहूँ या नहीं कहूँ मुझे पता नहीं है, लेकिन सागर जी, अगर आपने देखा होगा देव बाभड़ी नाम का एक प्ले आया था मराठी में। इट वॉज मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंस। वो म्यूजिकल कहें या नहीं कहें मुझे मालूम नहीं, लेकिन इट वॉज एन एक्सपीरियंस, एंड दैट आई जस्ट कांट फॉरगेट। और कुछ है क्या? सोलो प्ले किया था जिसमें फ़ोन पर आप बंगला में वही मैंने हरविंदर जी, वही मैंने बात की अपराजिता की। 1 एक्टर प्ले था वो। सागर जी, मैडम, व्हाट इज़ डिफ़िकल्ट टू वर्क एट थिएटर और एट टेलीविज़न एज पर योर? जी, माध्यम तो अलग अलग होते हैं, तो उसके डिमांड्स भी अलग अलग होते हैं। टेलीविज़न की और अपनी डिमांड है कि आपको सेट पे जाके आपको सीन मिलता है, तो आपके पास टाइम बहुत कम होता है। लेकिन थिएटर में आपके पास जब परफॉर्म करते हो तो देयर इज़ नो रीटेक। ऐसी अलग अलग चैलेंजेस होते हैं अपने अपने टेलीविज़न के, थिएटर के और फिल्म्स के। तो मेरे ख्याल में 1 थिंग एट अ टाइम कर लो। आप सोच लो आप कहाँ हो, और आप उसको थोड़ा सा ट्राई एंड फेस इट ऐसा मैं कहूँगी। डिफ़िकल्ट तो अगर कहा तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, नहीं कहा तो नहीं होता है, लेकिन माध्यम के तौर पे मुझे थिएटर इज़ माई लव। Arvind ji, in my humble opinion, had a wonderful sense of utilizing stage space. Arvind ji, yes, Arvind Thakkar, yes. Are you satisfied with current scenario of theatre, or do you feel something is missing? थिएटर के सामने विजय शुक्ला जी पूछते हैं कि आर यू सेटिस्फाइड विद करंट सिनेरियो ऑफ थिएटर, और डू यू फील समथिंग इज मिसिंग? थिएटर हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहता है,
मैं जहाँ तक मैं सोचती हूँ तो मिसिंग ऐसे मिसिंग की बात मैं सोचती ही नहीं हूँ। नया क्या हो रहा है इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और नया नया कुछ करना चाहिए। अभी मेरे ही पहले वाले सेशन में बताया गया कि एक्सपेरिमेंटल थिएटर जो है वो बहुत ज़रूरी है। जो हमारे ज़माने में एक्सपेरिमेंटल थिएटर होता था वो सही कह रहे थे कि आजकल मेरे ख्याल में वेन्यूज़ इतने ओपन हुए हैं लोगों के सामने, तो एक्सपेरिमेंटल थिएटर के बारे में बहुत कम सोचा जा रहा है, या इसमें डेडिकेटेड लोग बहुत कम हो रहे हैं। तो मुझे लगता है वो मैं मिस कर रही हूँ कि जो डेडिकेशन है, शायद हमारे पास और ज़्यादा वेन्यूज़ नहीं थे लेकिन फिर भी हमने थिएटर नहीं छोड़ा। हालांकि थिएटर से वास्ता, अगर एक बार थिएटर से जुड़ जाए कोई तो वो अलग हो ही नहीं सकता है, कितना भी वो बड़ा आदमी बन जाए, कितना भी बड़ा सक्सेसफुल बन जाए। तो मुझे लगता है दैट पैशन, दैट डेडिकेशन फॉर एक्सपेरिमेंटल थिएटर, जो मैं बहुत बहुत पहले की बात कर रही हूँ। मुझे याद है जब पूना में मैं प्लेस करती थी, मेरे फादर डायरेक्ट करते थे, और जो भी प्लेस हम करते थे, मेरा घर बहुत नज़दीक था थिएटर के, और मेरे बाबा ही डायरेक्टर हुआ करते थे। तो रात को प्ले ख़त्म होने के बाद हमारे यहाँ एक मीटिंग हुआ करती थी, और मेरी माँ सबको कॉफ़ी पिलाती थी, और कॉफ़ी पीते पीते दैट सेशंस वेर सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो मुझे लगता है ये ऐसे सेशंस होने चाहिए। आजकल ये होता है कि प्ले हुआ, मैंने ये किया और अपने अपने घर चले जाते हैं। प्लेस पर डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है। बाद में जो एक्टर्स बैठ के एक दूसरे को सिखाने की कोशिश करते हैं कभी कभी कि तुमने ये नहीं किया, मैंने ऐसा किया था लेकिन तुमने ऐसा किया, वो सेशंस करना बहुत ज़रूरी है। और उन सेशंस से आपको बहुत बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है, ऐसे मुझे लगता है। मोस्ट चैलेंजिंग थिएटर रोल ऑफ योर्स। चैलेंजिंग तो हर एक चैलेंजिंग रोल है मेरे लिए। अब क्या क्या बताऊं, हर प्ले में मैंने कुछ अलग अलग किया है। तो मेरे ख्याल में जो कौन से बताऊं, मीडिया है जिसमें मैंने चंडे के साथ दो वो किए थे। जो मुझे याद है कि जो सेवक वो बताने आता है कि आपने उसको मुकुट दे दिया और जो रोब दिया वो उस राजकन्या ने, जो उसकी सौत है, उसने डाला, तो उसको बहुत जलन होने लगी और कांटे का जो मुकुट था वो उसको कांटे जैसा चुभने लगा। तो जयदेव जी ने बताया था, जयदेव जी ने मीडिया डायरेक्ट किया था, तो उन्होंने बताया था कि रोहिणी, ये जो सेवक बोल रहा है वो मुझे तुम करके बताओ। वो जो असुरी आनंद है, उसको जो तकलीफ हो रही है वो मुझे दिखनी चाहिए, और एट द सेम टाइम तुम मीडिया भी लगनी चाहिए। तो वो एक बहुत और जयदेव जी खुद चंडा बजाते थे उसमें, और चंडे की ताल पे या मेरे इसमें चंडे का सहारा होता था, तो वो पूरा का पूरा मैं एनैक्ट करती थी। दैट वाज वेरी चॅलेंजिंग. मित्राची गोष्ट वॉज चॅलेंजिंग. देन सुल्तान रजिया वॉज चैलेंजिंग. इबारागी माई जापानीज प्ले हमने किया था, वो चैलेंजिंग था. मैंने यक्षगान में डॉक्टर शिवराम कारंथ ने जो डायरेक्ट किया था यक्षगान का भीष्म विजय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, वो चैलेंजिंग था. अब क्या क्या और कैसे कैसे बताऊं. Working. Oh, Ela, hi. Keep working. Yes, I want to work.
learned from you during Kanyadan. Oh, Jayati, hi. Kanyadan, हमारी सीरियल जयती में co-actors. Are you doing really proud of you? Thank you. Thank you. Thank you, Yogesh ji, Sagar ji. Abhijit. Thank you, Vikram Gaikwad. According to you, what actor should have he or she? According to you, what actor should have if she wants to excel? आई थिंक मैंने यही बताने की कोशिश की है कि एक्टर शुड हैव पैशन, एक्टर शुड हैव ऑब्जर्वेशन, एक्टर शुड हैव दैट सेंसिबिलिटी, दैट सेंसिटिविटी. और जैसे जयदेव जी कहा करते थे कि सारे यहाँ 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 हर जगह आपको आंखें होनी चाहिए टू एब्सॉर्ब एवरीथिंग, एंड यू शुड हैव दैट एबिलिटी टू एब्सॉर्ब थिंग्स. वो जो एक्सपीरियंसेस आपको आते हैं वो हाँ ये मैं एक्सपीरियंस ले रही हूँ ऐसा नहीं होता है, वो लेते हैं. और व्हेन यू एक्सपीरियंस दैट इट गोज इनटू योर माइंड, इट गोज इनटू योर कंप्यूटर, और जब चाहिए तब बाहर आता है वो. आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ नीडेड. और मेरे ख्याल में दैट एब्सॉर्प्शन ऑफ सराउंडिंग, अब मैं क्या एवरीथिंग एवरीथिंग यू शुड हैव. मेरे ख्याल में सेशन फिनिश करते हैं. थैंक यू सो मच for listening to me. I don't know how I contributed, but thank you very much, Chaiwa and Rangmanch Coconut Theatre, and thank you very much for a wonderful audience. Thanks a lot. Thank you.